नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। रिटायरमेंट प्लानिंग सिर्फ निवेश नहीं बल्कि निवेश का एक ऐसा अप्रोच है जो लाइफ के हर स्टेज पर काम आता है और इसलिए आज बात करेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग के 3 बकेट स्ट्रैटेजी की। ये मॉडल न सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम देता है बल्कि पोस्ट रिटायरमेंट मार्केट के उतार चढ़ाव में भी पोर्टफोलियो को स्टेबल रखने में मदद करता है, जिससे आप कर सकते हैं एक पीसफुल रिटायरमेंट को एंजॉय। और इसी स्टेप वाइज स्ट्रैटेजी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास एक्सपर्ट्स हैं। स्वागत करते हैं आनंद राठी वेल्थ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चिराग मुनि और फिनवाइज की फाउंडर प्रतिभा गिरीश का। चिराग, प्रतिभा, वेलकम टू द शो। और सबसे पहले रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हमेशा रहता है हमारे दर्शकों के लिए। चिराग, जरा बताइए, आजकल के टाइम में जब महंगाई बढ़ गई है और ना सिर्फ इन्फ्लेशन बल्कि हेल्थ इन्फ्लेशन भी काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों पर है और लोगों की प्रेफरेंसेस अब बदल गई हैं, इन्वेस्टमेंट ट्रेंड भी बदल गया है। रिटायरमेंट प्लानिंग के मायने आजकल के टाइम पे क्या हैं? धन्यवाद स्वाति जी। देखिए, रिटायरमेंट प्लानिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल गोल है। काफ़ी बार हमें लगता है कि काफ़ी समय है हमें रिटायर होने में, तो अभी प्लानिंग करने की क्या ज़रूरत है। बट अगर आप ठीक से प्लानिंग कर पाए तो आपका एक, जैसे आपने कहा कि रिटायरमेंट एक आरामदायक जा सकता है, बिकॉज ना प्लानिंग करने का बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। और मैं जब देखता हूँ तो रिटायरमेंट प्लानिंग को जैसे आपने कहा, एक 3 भागों में हमको देखना पड़ेगा कि इट्स नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, हमको करना पड़ता है। और उसका फर्स्ट स्टेप है जो आपका है वो प्लानिंग करना। बिकॉज काफ़ी बार हम प्लानिंग नहीं करते हैं और डिसाइड करते हैं कि बाद में देख लेंगे। बट पॉइंट है कि अगर आप एक प्लान करेंगे तो इसलिए आपकी संभावना बढ़ जाएगी आपकी आपकी रिटायरमेंट का जो गोल है उसको प्राप्त करने में। तो एक जो फर्स्ट स्टेज होता है प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ कि मेरा क्या रिटायरमेंट कॉर्पस होना चाहिए। और मैं उसके लिए एक 3-4 चीज आपको माइंड में रखना पड़ेगा। एक है कि आपका मेरा क्या कॉर्पस है, पर वो कॉर्पस के लिए मेरे पास कितना समय है रिटायरमेंट के लिए। आज मैं 30 साल का हूँ, 35 साल का हूँ, या मैं रिटायर 60 पे होने वाला हूँ, 65 पे होने वाला हूँ। एक एटलीस्ट माइंड में आपके पास लक्ष्य होना चाहिए कि मेरे पास कितना टाइम समय बचा हुआ है फॉर माई रिटायरमेंट। क्योंकि आप पहले से प्लानिंग करेंगे तो बहुत ही आपके लिए ईजी हो जाएगा। नंबर 2 है कि आप जब कॉर्पस डिसाइड करते हैं तो आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन आपका जो 6-7% नॉर्मल इन्फ्लेशन हम गिनते हैं। ऑफकोर्स अभी हम इन्फ्लेशन लोएस्ट पे चल रहे हैं, बट ओवरऑल अगर आप देखिए, जैसे आपने कहा, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस और बहुत सारे एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, तो इन्फ्लेशन एक 6-7% का बेंचमार्क लेके हमको चलना चाहिए। क्योंकि आज अगर हमको लगेगा कि 1 करोड़ रुपए जो, या अगर मेरे पास कॉर्पस हो रिटायरमेंट, तो ठीक रहेगा। बट वही है, आज का 1 करोड़ 20 साल बाद उसको 4 करोड़, 7% की इन्फ्लेशन से 20 आपको 4 करोड़ रुपए लगेंगे। तो वो हिसाब से आपको एक ठीक से प्लानिंग करना पड़ेगा इन्फ्लेशन को लेके। और वही अगर अगर आपको पता चलेगा कि कितना टाइम है आपके पास, उसी हिसाब से आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाओगे इन टर्म्स ऑफ आपका क्या एसेट एलोकेशन होना चाहिए, मैं कितना रिस्क ले पाऊंगा, मेरी रिस्क एपेटाइट क्या होगी। और बहुत सारे करंट सिचुएशन है कि मेरी कॉर्पस के बाद अगर मेरा कॉर्पस बन भी गया, उसके बाद मेरे क्या एक्सपेंस होने वाले हैं, वेदर इट्स लाइफस्टाइल एक्सपेंस या मेरा हेल्थ इन्फ्लेशन है, या फिर अगर मेरा कोई लोन चल रहा है तो वो मैं लोन रिड्यूस कैसे करूँ। तो बहुत सारी चीज़ें, ये जो फर्स्ट स्टेप जो प्लानिंग हम कहते हैं, बिकॉज बिना प्लानिंग का आप कोई रणनीति आप बना नहीं पाएंगे। क्रिकेट मैच में जैसे हम देखते हैं कि एक गोल होता है तो पता चलता है कि क्या एवरेज पे चलना है, मुझे क्या करना पड़ेगा। इसीलिए ये गोल रखना बहुत ज़रूरी है और एक अलग से गोल रखना बहुत ज़रूरी है। ये मैं कहूँगा ये पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली। और प्रतिभा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसका एक जिक्र चिराग ने भी किया था। वो ये है कि अभी जिस तरीके से जो लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं, रिटायरमेंट तक भी जो जिम्मेदारियां हैं वो लोगों की पूरी नहीं हो पा रही हैं। लेट मैरिजेस, उसके बाद लेट बच्चे। जब आप 60 टच कर ही रहे हैं तो आपका बच्चा पढ़ाई ही कर रहा है या फिर उनकी शादी नहीं हुई है, या किसी कारणवश आपने जो घर खरीदने का सपना संजोया था वो थोड़ा स्टेज आपकी लाइफ में लेट आ रहा है, गाड़ी आपने एक और ले ली तो उसकी भी ईएमआई चल रही है, घर की ईएमआई चल रही है, बच्चे को पढ़ाना है तो उसका अलग से खर्चा है। तो ये जो ईएमआई वाले रिटायरमेंट ट्रेंड है ये भी काफ़ी ज़्यादा जोर पकड़ रहा है। ये कितना बड़ा चेंज है और ये जो ट्रेंड है आगे आने वाले टाइम में फॉर रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ कैसे किसी को शायद ट्रबल कर सकता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है स्वाति। ये हम बहुत देखते हैं कि
लोग अपने बेसिक रिटायरमेंट का शायद प्लानिंग कर भी ले, लेकिन ये जो डिपेंडेंस होते हैं, जैसे बच्चे, आपने बताया कि छोटे बच्चे होते हैं, लेट बच्चे हुए हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ उनका एजुकेशन का कॉर्पस रखने से नहीं काम होने वाला है, क्योंकि वो डिपेंडेंट है आपके ऊपर और डिपेंडेंट रहेंगे शायद 22-25 साल तक डिपेंडेंट रहेंगे। मतलब एजुकेशन के अलावा भी अगर वो हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल का फीस, ट्रैवल का फीस, उनका उनके साथ मतलब जो हॉलिडे वगैरह करते हैं उसका लैपटॉप खरीदना, मोबाइल खरीदना, ये सब बहुत उनका डिपेंडेंट एक्सपेंसेस करके एक अलग से कॉर्पस रखना बहुत जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, जो एल्डरली होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो शायद आज की तारीख में आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो हमें लगता है कि लाइफ लॉन्ग वो डिपेंडेंट नहीं रहेंगे और शायद नहीं रहेंगे, लेकिन अगर मेडिकल इमरजेंसी कुछ हुआ तो क्या उनका इंश्योरेंस जो है वो सफिशिएंट है? क्या वो सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर पाएंगे वो कॉर्पस में? हमने अक्सर देखा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है पेरेंट्स अपने आप में मैनेज नहीं कर पाते, तो वो मूव इन भी करना चाहते हैं या फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाते हैं पार्शली। थोड़ा पैसा तो उनके पास भी है, लेकिन अगर उनका नाइट नाइट नर्स, डे नर्स वगैरह रखना है तो वो भी एक बड़ा खर्चा होने वाला है। उसका प्लानिंग उन्होंने भी नहीं किया होता है, ना ही आपने किया होता है। तो रिटायरमेंट में ये जानना ज़रूरी है। अर्ली रिटायरमेंट आज की तारीख में एक ट्रेंड है, सब लोग बताते हैं कि मुझे 45 में रिटायर होना है। लेकिन रिटायर होने के बाद क्या-क्या होने वाला है, ये तो मतलब कुछ-कुछ चीज़ें हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें ये डेफिनिटली देखना है कि क्या-क्या डिपेंडेंट, कौन-कौन डिपेंडेंट हो सकता है। ऐसा भी देखा हमने जो अनप्रेडिक्टेबल है, जो लड़की को शादी करके दिया और वो वापस आ गए और काम भी नहीं कर रहे हैं और फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। वो तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ना ही हेल्थ प्रेडिक्ट कर सकते, लेकिन ये सब बच्चे और पेरेंट्स ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और सेकेंडली जो होम और लोन, कार लोन, तो बहुत सारे आजकल बहुत मतलब एंटाइसिंग सा होता है। हॉलिडे करने के लिए भी 0 ईएमआई लोन होता है। कार लोन तो 5 इयर्स तो हम नॉर्मली सब लोग ले लेते हैं, होम लोन ले लेते हैं। तो रिटायर होते टाइम ये कैलकुलेट करना बहुत ही ज़रूरी है कि आपका आउटफ्लो लायबिलिटी की तरफ कितना है। क्योंकि लोग सोचते हैं ना कि हमने इतना मेहनत किया, अभी रिटायरमेंट के बाद तो आराम से ज़िंदगी जिएँगे, जो हमने हमारे पास टाइम नहीं था करने को वो सब करेंगे, लेकिन वो सब एक कॉस्ट के साथ आता है। द लास्ट थिंग यू वांट कि ईएमआई का टेंशन आप पालेंगे रिटायरमेंट में भी। तो इसलिए अलोंग विथ रिटायरमेंट प्लानिंग, जो चिराग जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया था, आपको ये भी तय करना है कि कौन हो सकता है डिपेंडेंट। अगर आपका लायबिलिटी है तो डेफिनिटली उसको पूरा करने का एक प्लान बनाइए कि किस तरह से हम इसका ईएमआई बनाएंगे ताकि आप शांति से रिटायर हो सकें। करेक्ट, बिल्कुल। मैं अब जो लाइफ होता है लीडिंग अप टू रिटायरमेंट, चिराग, उससे आपसे कुछ सजेशन चाह रहे हैं हम। आपने जो बताया अभी अपने शुरुआती रिमार्क्स में, हमारे जो फाइनेंशियल जर्नी के 3 स्टेजेस हम मान सकते हैं, जो कि हम यूजुअली फाइनेंशियल प्लानिंग में उसको यूज़ भी करते हैं। एक्यूमुलेशन स्टेज है आपका, फिर ग्रोथ और प्रोटेक्शन है, फिर फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज आता है जो पोस्ट रिटायरमेंट आपके काम आता है। ये जो एक्यूमुलेशन स्टेज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है लीडिंग अप टू रिटायरमेंट आपकी प्लानिंग के लिए। ये एक्यूमुलेशन स्टेज का जो बेसिक फाइनेंशियल फंडा है वो इन्वेस्टर्स को कैसे ध्यान में रखना चाहिए? जी स्वाति जी, जैसे प्रतिभा जी ने कहा, पहले तो बहुत सारी प्लानिंग आपको करनी पड़ेंगी और क्या कैसे टाइप के आपके एक्सपेंसेस एस्टिमेट एटलीस्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि कौन से टाइप का एस्टिमेट होगा। और जैसे ही आपको वो आप एक पेपर पे प्लान बना लेंगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि मुझे कितना कॉर्पस रखना है, और बेसिस विच आपको एक रिवर्स आपको वर्क करना पड़ेगा कि मुझे आज क्या करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई बोनस आ गया है या मेरे पास कोई लमसम पैसा है, तो तो क्या क्या करूं मैं आज के तारीख में, कहाँ इन्वेस्ट करूं, कैसे करूं, वो पहले से सोचना पड़ेगा रादर देन कि मैं कहाँ खर्चा करूं। क्योंकि क्या होता है कि काफी बार हम भूल जाते हैं कि बहुत सारे गोल्स होते हैं, जैसे मेरी शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। तो आप सबको एक साथ मिक्स नहीं कर सकते, आपको रिटायरमेंट का एक अलग से गोल रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मुझे चाहिए 4 करोड़ रुपए रिटायरमेंट में, तो मुझे आज अगर मेरे पास 10 लाख रुपए है और मेरे पास 30 साल है, तो मैं अगर इक्विटी में रखूँ और 12-13% कमा पाऊँ तो मैं 4 करोड़ पहुंच सकता हूँ। और मेरे पास 35 साल है तो वही 4 करोड़ के सीधा 7 करोड़ रुपए, 7 करोड़ 20 लाख रुपए हो जाते हैं। सिमिलरली ऑफकोर्स सभी सभी के पास 35 साल नहीं होते, क्योंकि 30 साल की उम्र में शायद सबके पास 10 लाख रुपए ना हो। तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती, बिकॉज बहुत सारे स्ट्रेटेजीज है करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल एसआईपी, विच इज द बेस्ट मेथड टू अक्यूमुलेट योर वेल्थ। जैसे आपने कहा कि ये ग्रोथ स्टेज है, तो अगर आप एक 10,000 की एसआईपी भी कर ले
अगेन वो 30 ईयर 35 ईयर्स, तो आप वापस 7 करोड़ रुपए पहुंच जाएंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आज मेरे पास बहुत बड़ा कॉर्पस होना चाहिए मेरे रिटायरमेंट प्लान करने के लिए। एक सिंपल एसआईपी जैसा द्वारा भी आप करो तो आप इजीली पहुंच जाओगे। यही होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो लोग समझ नहीं पाते। आप बहुत बहुत कम आज सेव कर रहे हो, बट वो कम सेव का जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है, जो हम बोलते हैं कि एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है करना। एंड वही आपके अक्यूमुलेशन स्टेज में आपको काम आएगा कि मेरी ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मैं कितना कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ, और वैसे आप प्लानिंग कर सकते हो। एब्सोल्युटली। तो एक्यूमुलेशन फेज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है। यूजुअली आप अपने निवेश के शुरुआती दिनों में पैसों को अक्यूमुलेट करते हैं, धन को इकट्ठा करते हैं, और ये प्रॉपर प्लानिंग यहाँ पर चलती है। लेकिन मैं प्रतिभा आपसे पोस्ट रिटायरमेंट की स्ट्रैटेजी जानना चाहती हूँ। ये तो सेकेंड इनिंग्स ऑफ लाइफ जिसको हम कह रहे हैं, यहाँ पर हम अगर रिटायरमेंट लाइफ को एक 3 बकेट स्ट्रैटेजी में डिवाइड करें, तो पहला बकेट रिटायरमेंट या पोस्ट रिटायरमेंट क्या रहेगा, उसकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है, और कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए ऐसे स्टेज में? ये नॉर्मली रिटायर होने के बाद, जैसे मैंने बताया, स्ट्रेस फ्री रिटायरमेंट तो सबका ही एक मकसद होता है कि हम जितना भी हमको टेंशन लेना था हो गया, अभी हम रिटायर होके अभी तो हम एकदम स्ट्रेस फ्री जिएंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा कि आपने बहुत अच्छा कॉर्पस तो इकट्ठा कर लिया, मान लीजिए आपने वो कॉर्पस को इन्वेस्ट किया, और सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क बोलते हैं इसको, कि उस टाइम पे मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहा, नीचे गया 20%। ये तो मतलब आम तौर पे होता ही है, पिछले 3 साल में नहीं हुआ लेकिन होता ही है, 20-25% नीचे गया और उधर ही रह गया कुछ 2-3 साल के लिए। तो आपका बहुत बड़ा कॉर्पस में जो आपका इक्विटी कंपोनेंट है वो कम हो जाता है। तो कॉर्पस आपके रिटायर होने के बाद, क्योंकि इनिशियल इयर्स में आपका रिटर्न जितना आपने एक्सपेक्ट किया था वो नहीं आया, तो प्रॉब्लम हो सकता है। और उस टाइम में वो पैसे से, मतलब जो आपने इन्वेस्ट किया, वो जब आप विड्रॉ करोगे तो आपको दिक्कत भी होगी, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया उससे कम हो गया और आप उधर से विड्रॉ कर रहे हो। यहाँ आता है बकेट स्ट्रैटेजी। बकेट स्ट्रैटेजी काफी हद तक ये सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क को मिटिगेट करता है, काफी हद तक, नॉट फुल्ली। तो ये कैसे करता है, अगर आप रिटायर हो गए तो अगले 3 साल के लिए जो पैसे आपको लगेंगे, 1 2 3, उसमें आपको ये नहीं दिखना है कि आपको रिटर्न कितना मिलेगा, उसको एब्सोल्युटली सेफ रखना है, और मार्केट के उतार चढ़ाव से उसका कोई संबंध होना ही नहीं चाहिए। तो ये डेट फंड जैसे सेफ डेट फंड्स में रखना है, और इधर से ही विड्रॉ करना है ऑन अ मंथली बेसिस। और उसके बाद का, नाउ डिपेंडिंग ऑन द कॉर्पस, हर एक के लिए एक थंब रूल नहीं होता कि 3 इयर्स का तो थंब रूल है, बट सेकंड बकेट कितना बड़ा या छोटा होना चाहिए वो आपके कॉर्पस पे डिपेंडेंट है। बड़ा कॉर्पस है तो लंबा सा सेकंड बकेट भी रख सकते हैं, 4 to 8 इयर्स भी रख सकते हैं, 10 इयर्स भी रख सकते हैं, और 4 to 6 इयर्स भी रख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कॉर्पस। यहाँ पे आप वॉलेटिलिटी को थोड़ा ध्यान देंगे, मतलब पूरा ही इक्विटी में नहीं डालेंगे, थोड़ा कम वॉलेटाइल रहे, और बेटर रिटर्न्स दे डेट से, वैसे वाले बकेट 2 में आएगा। और बकेट 3 जो आपको 7 साल बाद या 7-8 साल बाद लगने वाला है, उसको इक्विटी में डालेंगे, और वो भी नॉट इनटू टू रिस्की डेरिवेटिव्स नहीं करना है, बेसिक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डालेंगे, और हर साल बकेट 3 से बकेट 1 को रिफिल करना है। ये वन टाइम स्ट्रैटेजी नहीं है। इससे क्या होता है कि मार्केट उतार चढ़ाव होगा तो भी आप विड्रॉ करते वक्त आपको झिझक नहीं होगी, क्योंकि आप तो डेट से विड्रॉ कर रहे हैं, और साल में एक बार आप जितना भी आपने विड्रॉ किया उतना आप भर दोगे वापस, तो हमेशा ही अगले 3 साल का पैसा आपका सेफ रहेगा। ऑल राइट। तो ये है बहुत ही शानदार 3 बकेट स्ट्रैटेजी, जिसका आइडिया दिया प्रतिभा ने हमें कि 1 2 3 बकेट स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है, और हमने इसको समझा प्रतिभा से कि पोस्ट रिटायरमेंट ये कैसे आपके लिए एक एंजॉयमेंट के लाइफ के लिए मददगार साबित होगी। चिराग, अब ग्रोथ और जो प्रोटेक्शन स्टेज होती है किसी भी एक फाइनेंशियल जर्नी में, वहाँ पर एक रिटायरमेंट प्लानिंग के लिहाज से आपको किस तरीके की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? इस स्टेज में क्या एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का? जी स्वाति जी, आई थिंक प्रतिभा जी ने एकदम सही कहा, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, हम जब रिटायरमेंट का कॉर्पस भी बना लेते हैं, हम वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो आपको प्लानिंग करते हैं वो बहुत ही हम हमारे पोर्टफोलियो में से ही SWP करने लगते हैं, विच इज़ टू माय माइंड अ रॉन्ग स्ट्रेटेजी। जैसे कहा, 2 बकेट बनाना बहुत ज़रूरी है, 3 बकेट, बट सिंपल है कि आपका जो कंजम्पशन बास्केट है और आपका जो ग्रोथ बास्केट है वो अलग होना चाहिए। क्योंकि आप
जब भी ग्रोथ बास्केट में डालते हैं उसका मतलब है कि आप थोड़ा बहुत रिस्क लेने वाले हैं। अगर वो रिस्क लेने वाले हैं तो उसको आपको टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, आपका जो रिटर्न है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। सो बेसिकली पॉइंट है, जितना आप समय दोगे आपके पोर्टफोलियो को उतना रिटर्न बनने की ज़्यादा संभावना होती है। इसीलिए एक ग्रोथ बकेट अलग रखना पड़ेगा, और आपका जो आपका जो डेली लाइफस्टाइल एक्सपेंस का बकेट है वो अलग से, वहाँ पे इन्फ्लेशन टाइप रिटर्न मिले तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नंबर वन। नंबर टू होता है कि मेरे को एक थंब रूल थोड़ा बहुत तो मेरे को एस्टिमेट करना पड़ेगा कि मेरे कॉर्पस से जब मैं विड्रॉ करने वाला हूँ मैं कितना विड्रॉ कर सकता हूँ। तो एक 5-6% की मेरी लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस ऑफ माय कॉर्पस नॉर्मली इज द थंब रूल। बट ऑफ कोर्स जैसे प्रतिभा जी ने कहा, डिपेंड मैं क्या कितना कॉर्पस जमा कर चुका हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हमने एक उदाहरण तौर पे आपको कहूँ कि अगर मैं 60 साल पे हूँ आज, और मेरे पास 5 करोड़ रुपए शायद इकट्ठा हो गए हैं, और अगर वो मैं 5 करोड़ रुपए एक मेरे जो ऑफकोर्स 3 साल के एक्सपेंस निकाल के अगर मेरे पास 5 करोड़ है, और अगर मैं वो ग्रोथ बस बकेट में डाल देता हूँ, और ग्रोथ बकेट लेट से 60-70% आप इक्विटी और 20-30% अगर आप डेट में रखेंगे, तो एक 11-12% की रिटर्न बनने की आपकी संभावना होती है 3-3.5-4 साल में। और अगर आपका लेट से मंथली एक्सपेंस अगर 1.5 लाख रुपए है, और आप मंथली और उसको हर साल अगर आप 5% एक्सपेंस बढ़ा भी रहे हो, और उसको अगर आप HWP वहां से भी करते हो बाद में, फिर भी आपके पास 2 करोड़ रुपए बचेंगे राइट। एट 85। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो एक छोटी छोटी चीज है आप ध्यान में रखें। बिल्कुल। तो ये रही आपके लिए ग्रोथ और प्रोटेक्शन स्टेज रिटायरमेंट की 3 स्टेप स्ट्रैटेजी में। एक छोटा ब्रेक हम लेंगे। ब्रेक के बाद भी दोनों एक्सपर्ट से बातचीत जारी रखेंगे, और हम जानेंगे कि हम तो इन्वेस्टमेंट की बात कर ही रहे हैं, पर अपने आप को प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट एनी रिस्क, वो भी रिटायरमेंट के दौरान कितना ज़रूरी है, एंड पोस्ट रिटायरमेंट उसकी अहमियत भी समझेंगे। बस एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ। आज हम बात करें रिटायरमेंट के बकेट स्ट्रैटेजीज पर, कैसे स्टेप वाइज आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। प्री रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट पे क्या रहे आपका प्लान। आनंद राठी वेल्थ से चिराग मुनि हमारे साथ है, फिनवाइज से प्रतिभा गिरीश से हम बात कर रहे हैं। प्रतिभा, पोस्ट रिटायरमेंट हम यूजुअली देख रहे हैं कि 20 से 30 साल का प्लान तो आपको तब भी रखना पड़ेगा। आपने बताया कि 3 साल तक का पोस्ट रिटायरमेंट का आपका प्लान है, तो एज यूजुअल आप छोटे टर्म के लिए डेट जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में अपना जो एक्सपोजर वो रखें। लेकिन अगर प्लान थोड़ा सा लंबा है, मतलब 5 से 10 साल आप इन्फ्लेशन के इस टाइम में एक फाइनेंशियल प्लानिंग के तौर पर देख रहे हैं, तो कैसे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ध्यान में रखने चाहिए। और उसके बाद थोड़ा सा अगर और लंबा प्लान है, बिकॉज हम ये मान रहे हैं कि लॉन्जिविटी इज़ अप टू मे बी 80, 85, 90 ईयर्स इवन, तो वहाँ तक अगर आपको रिटायरमेंट के बाद एक प्लान बनाना है, तो लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी में इक्विटी कितना शामिल करें। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। लोगों को लगता है कि मैं रिटायर हो गया हूं तो मैं अभी इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, सारा का सारा सेफ रखूंगा। सारा का सारा सेफ रखेंगे तो बहुत तेज भागना पड़ेगा वही जगह पे रहने के लिए। तो ये समझना जरूरी है। जैसे आपने बहुत करेक्टली बताया, हम तो हर एक का जो हमारे पास आते हैं तो हम तो सबको बोलते हैं 90 ईयर्स तो आप पकड़ के चलो, उससे ज्यादा भी हो सकता है। मतलब मान लीजिए ट्रेडिशनली आप 60 में रिटायर होते हैं तो 90 तक जीने वाले हैं, तो 1/3 ऑफ योर लाइफ डिस्ट्रीब्यूशन में जाने वाला है, रिटायरमेंट में जाने वाला है। तो 1/3 ऑफ योर लाइफ यू कैन नॉट मिस आउट ऑन इक्विटी। तो जब लंबा होता है, दिस बकेट स्ट्रेटेजी एक्चुअली फिट्स इटसेल्फ वेरी वेल। अगर कोई मतलब 80 इयर्स के हैं और अभी प्लानिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनका इक्विटी कंपोनेंट कम रहेगा, क्योंकि पहले 3 साल का तो पूरा डेट में रहेगा, अगले 3-4 साल का तो थोड़ा मतलब हाइब्रिड जैसे कैटेगरीज में रहेगा, और 2-3 साल का 10% कुछ होगा, और धीरे धीरे जैसे 85 इयर्स के हो जाते हैं पूरा का पूरा उनका सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में हो जाएगा। लेकिन जब 60 में रिटायर हो रहे हैं, लॉन्ग टाइम फ्रेम है, तो जरूरी है कि आपका इक्विटी एलोकेशन सफिशिएंट हो, ताकि आपका कॉर्पस अच्छी तरह से बढ़े। लेकिन वही पैसा इक्विटी में डालना चाहिए जो आफ्टर 7 या 8 इयर्स लगेगा। और ये बकेट स्ट्रैटेजी इतना ब्यूटीफुल है स्वाति, कि अगर हर साल आप इक्विटी से निकाल के डेट को रेप्लेनिश करते जाओगे, तो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे उम्र बढ़ता है और आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी के एंड के पास आप आ रहे हैं, आपका पूरा का पूरा बकेट डेट हो जाएगा या बहुत ही कम इक्विटी रह जाएगा। एंड दैट इज द वे टू बी, बिकॉज उस उम्र में यू शुड नॉट वरी अबाउट कि मार्केट ने आज क्या किया, ऊपर गया कि नीचे गया।
तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज है जो हम डिस्ट्रीब्यूशन में लोग ध्यान नहीं देते, उनको लगता है हमारा खर्चा नहीं होने वाला है, हम रिटायर्ड है तो इतना थोड़ी खर्चा होने वाला है। बहुत खर्चा होने वाला है, उतना ही होने वाला है जितना आज है, क्योंकि आपके पास अभी समय भी है, आपके पास अभी हेल्थ भी है, अगर आप 60 में रिटायर हो रहे हो, और पैसे भी हैं तो आप ट्रैवल करोगे, सोशल ओकेशंस में जाओगे, उसमें खर्चा होगा। बाकी देख 70 टू 80 में थोड़ा थोड़ा मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा ट्रैवल कम होगा, और 80 के बाद सपोर्ट एक्सपेंसेस बढ़ेगा, लेकिन खर्चा तो उतना ही होना है। और इन्फ्लेशन तो मतलब हेडलाइन छोड़ो, आप 7% तो आपको पकड़ के चलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो ये आपके लिए जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी और मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी अप टू 20 इयर्स, आपको इक्विटी एक्सपोजर तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन जब ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है चिराग, इसमें हम कहते हैं, जो आप शुरुआत से भी कह रहे हैं, कि आपको विड्रॉल कितना करना है अपने एक्यूमुलेटेड फंड से, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि आप सारा पैसा निकाल दे, कुआं ही सूख गया तो पानी कहाँ से निकालेंगे बाद में। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इतना इतना निकाले कि वो जो कुआं है भरा भी रहे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसमें जो अमाउंट है वो कंपाउंड भी होता रहे। तो ये सही जो तरीका है डिस्ट्रीब्यूशन फेज में विड्रॉल का, निकासी का, वो कैसे डिसाइड किया जाए? जी स्वाति जी, अगेन जैसे प्रतिभा जी ने कहा कि आपको एस्टिमेट करने पड़ेंगे। जैसे खर्चे तो हर डेकेड में आपके जो खर्चे अलग अलग होने वाले हैं, जैसे उन्होंने कहा वो होने ही वाले हैं। तो वो कैसे टाइप के खर्चे होंगे, मेरे हर महीने का क्या खर्चा होने वाला है, वो उसके ऊपर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे आज कॉर्पस कितना बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि थंब रूल है 5-6% ऑफ माई कॉर्पस मुझे विड्रॉ करना चाहिए मंथली, उससे मतलब ईयरली, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। बट ऑफ कोर्स इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपने कितना कॉर्पस आप जमा कर पाए हो। सो इसीलिए आज से अगर आप प्लानिंग करोगे तो ये 5-6-7% आप निकाल पाओगे। अदरवाइज आपको हमेशा आपको प्रेशर रहेगा कि आपके आपका जो कुआ है वो खत्म होते जा रहा है। इसीलिए लंबे समय रखने के लिए आज अगर आप शुरू करोगे तो आपको वो एक जो बड़ा वेल आपको बनाना है वो आपका बन जाएगा, और आप धीरे धीरे वहां से आप ये जो 2 बकेट स्ट्रेटेजी जो प्रतिभा जी ने कहा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि काफ़ी बार हम कॉर्पस बना के वही कॉर्पस में से निकालते रहते हैं, एंड वहाँ से हम हमारी कैपिटल भी निकाल रहे हैं, रिटर्न भी निकाल रहे हैं, जो बहुत ही मेरे हिसाब से एक सही तरीका नहीं है। बिकॉज हमको लगता है SWP मतलब हमें, अगर हमने बना लिया कॉर्पस तो हमें पैसा मिलता रहेगा, बट एक्चुअली आप अपना रिटर्न भी खा रहे हैं और आपका कैपिटल भी खा रहे हैं। बेटर है कि आप ये 2 बकेट स्ट्रेटेजी में जाइए और उसको रिप्लेनिश करते रहिए, ताकि आप पूरे जो आपके खर्चे हैं जो आपने एस्टिमेट किए वो आप आरामदायक आप पूरा कर सको हर डेकेड में। डिफरेंट टाइप के जो आपके खर्चे हैं। और प्रतिभा, ऐसे में कैसे फंड्स हैं जो कि एसडब्ल्यूपी के लिए सही रहते हैं? हम यूजुअली कहते हैं कि हाइब्रिड फंड हो गए, डेट ओरिएंटेड फंड्स है, वहाँ से आपको एसडब्ल्यूपी करनी चाहिए। पोस्ट रिटायरमेंट ये स्ट्रैटेजी जो रहती है एसडब्ल्यूपी के लिए, वो कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें? ये बकेट 1 का जो है वो डेट ओरिएंटेड फंड से बेस्ट सूटेड है, कि डेट में कोई उतार चढ़ाव नहीं हो। तो डेट में भी उतार चढ़ाव होता है, हम सब जानते हैं। तो डेट में आपको ना लेना है ड्यूरेशन रिस्क, ना लेना है क्रेडिट रिस्क। एक्रूवल स्ट्रैटेजी मतलब कॉर्पोरेट डेट फंड जैसे फंड से आप विड्रॉ करें। ये भी ध्यान रखिए कि आप रिटायर हो चुके हैं, अभी आपका इनकम नहीं है, तो आपका टैक्स भी नहीं लगना है। मतलब आप डालोगे, और ऐसा लोगों को लगता है कि मैं अपने ही कॉर्पस निकाल रहा होती, मतलब इतना तो ग्रो नहीं होने वाला डेट में। आप सही बोल रहे हैं, आप शायद अपना प्रिंसिपल ज्यादा निकाल रहे हैं, लेकिन दूसरा बकेट में ग्रो होने वाला है। तो कॉर्पोरेट डेट फंड या एक्रूवल स्ट्रैटेजी में कोई भी फंड है, वो बेस्ट सूटेड है बकेट 1 के लिए। यहाँ पे हमें ग्रीडी नहीं होना है कि हमें थोड़ा ज्यादा रिटर्न चाहिए, थोड़ा रिस्क ले लेते, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। जो बकेट 2 है वो बेस्ट है हाइब्रिड फंड के लिए। बकेट 2 रखना ही क्यों है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि मार्केट्स वॉलेटाइल रहेगा, काफी लंबे समय अवधि तक नीचे रहेगा, तो आपको रेप्लेनिश जो करना है बकेट 1 को, वो बकेट 3 से करना आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी नीचे है और आप रिडीम कर रहे हैं। तो ये जो बकेट 2 है उसको डेफिनेटली बेटर रिटर्न देना चाहिए डेट से, लेकिन कम वॉलेटिलिटी के साथ। मतलब इक्विटी और डेट दोनों का मिश्रण होना चाहिए, हो सके तो गोल्ड और सिल्वर भी होना चाहिए। मतलब आप करोगे बैलेंस एडवांटेज फंड, आप करोगे मल्टी एसेट फंड्स, ये हाइब्रिड फंड्स का कैटेगरी में बकेट 2 होगा। बकेट 3 जो है प्योर ज्यादातर इक्विटी फंड्स है। इक्विटी फंड्स में आपको यहाँ पे भी आपका मार्केट कैप का रिस्क ज्यादा नहीं लेते हुए फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप के जरिए लार्ज कैप का एक्सपोजर ले सकते हैं आप अराउंड 60% तक, और मिड और स्मॉल कैप करें। लेकिन सेक्टोरियल, थीमेटिक, ये सब से दूर रहना ही बेटर है मेरे हिसाब से आफ्टर रिटायरमेंट, क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट आपको
ग्रोथ चाहिए बट नॉट वेरी रिस्की ग्रोथ। एब्सोल्युटली। तो ये 3 बकेट स्ट्रैटेजी, 3 स्टेप ऑफ एक तो वेल्थ एक्यूमुलेशन ऑल्सो, और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिहाज से भी प्री एंड पोस्ट हमने समझा कि कैसे आप एज वाइज, स्टेज वाइज एक बहुत ही सुकून भरा रिटायरमेंट लाइफ जी सकते हैं। इसमें चिराग और प्रतिभा, आप दोनों ने हमारी हेल्प की, हमारे दर्शकों को बताए टिप्स बहुत सारे। आपका बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में बस इतना ही। एक ब्रेक का वक्त है, देखते रहिए जी बिजनेस।